हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसे देखने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इसे हम बहुत ज़्यादा ही आसानी से समझने वाले हैं। ठीक है, कैसे इन्होंने नील बोर ने आपका रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। ठीक है, और जो इसकी कमियां थी उनको कैसे बताया, सारी परिकल्पनाएं हम बोर के आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी देखेंगे, जिससे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाकर ही बोर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया था। तो उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 देख रहे हैं, परमाणु संरचना, उसमें टॉपिक देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो देखो बात क्या हुई, बोर नामक वैज्ञानिक द्वारा बोर्स एटॉमिक मॉडल द्वारा कहा गया वैज्ञानिक नील बोर, इनका पूरा नाम था नील बोर। ठीक है, वैज्ञानिक नील बोर ने क्या बताया कि रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत जो मॉडल था, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो उसकी कमियों को इन्होंने किसने दूर किया, नील बोर ने। तो वैज्ञानिक नील बोर ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल के दोषों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया। तो इन्होंने किया क्या, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाया। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया, इन्होंने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का जो था उसकी कमियों को दूर किया, क्योंकि उस पर कमियां पाई गई थी कि उन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे वो। ठीक है, तो उन सारी कमियों को दूर किया कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, तो वो सब वो नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो उसकी कमियों को दूर किया किसने, नील बोर ने। किस कौन सा सिद्धांत लगा का, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो पहले बात करते हैं कि प्लांक क्वांटम थ्योरी होती क्या है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है क्या, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ सके। तो बात करते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। तो देखो ये क्या होता है, तो देखो कहा गया इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार, कोई वस्तु जब विकिरण अर्थात ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन, मतलब ऊर्जा को ग्रहण या उसे उत्पन्न करती, मतलब शोषण कर उसे ग्रहण करती है, उत्सर्जन या उसका उत्सर्जन करती, उसे उसे निकालती है। ठीक है, तो निरंतर क्रम में नहीं करती, मतलब ये जो ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन जो होता है वो निरंतर क्रम में नहीं करती। ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के पैकेटों अर्थात क्वांटा के रूप में होता है, पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है क्या, आपका ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि कोई भी वस्तु विकिरण, मतलब अर्थात ऊर्जा, मतलब कह सकते हो कोई भी वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन या शोषण कैसे करती है, आपके क्वांटा के रूप में, मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, मतलब एक निरंतर क्रम से नहीं करती कि ऊर्जा का मतलब ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन, मान लो ऊर्जा उत्पन्न ही करती चली जाए, ऐसे नहीं करती। वो क्या करती, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में निकालती ऊर्जा, जिसे कहते हैं क्वांटा। तो ये था प्लांक का क्वांटम थ्योरी कि कोई वस्तु ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन निरंतर क्रम से नहीं करती, ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के पैकेटों अर्थात बंडलों के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, किसी विकिरण की आवृत्ति जो होगी वो न्यू, आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे। ठीक है, तो किसी विकिरण की आवृत्ति जो न्यू होगी और उसके क्वांटम की ऊर्जा ई, ई क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा, उसमें निम्नलिखित संबंध होता है, ई इक्वल टू एच न्यू, जहां आपका एच क्या है, प्लांक नियतांक, जिसे प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसके मान की बात करें तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, और एच आपका हो गया प्लांक नियतांक, न्यू आपको पता है क्या है, आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और ये जो ई है ये क्या है, आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ये बात हो गई। प्लांक ने क्या कहा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये बात बताई गई कि ये जो आपका, मान लो कोई भी आपका कोई भी वस्तु है, अगर वो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है तो वो एक निश्चित क्रम में नहीं करती कि एक के बाद एक करती चली जाए, वो क्या करती, छोटे छोटे बंडलों पैकेट बना लेती, उसके बंडलों पैकेटों के रूप में करती, जिससे क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। पहली बात ये बताई। दूसरा कहा कि किसी विकिरण की आवृत्ति न्यू और उसकी क्वांटम की ऊर्जा ई में क्या संबंध होता है, वो होता है ई इक्वल टू एच न्यू, जहां एच आपका प्लांक नियतांक, प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसका मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। तो ये बात होगी आपके प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आपको समझाने के लिए। तो जो नील बोर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, वैज्ञानिक नील बोर ने रदरफोर्ड की जो कमियां दूर की, नाभिकीय मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता ली। तो अब वही देखते हैं। तो जो नील बोर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया इस क्वांटम सिद्धांत लगाने के बाद, कहा परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। तो इन्होंने पहली बात क्या बताई कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर, मान लो ये नाभिक है आपका जिसमें प्लस होता है। ठीक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वृत्तीय कक्षाओं में ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं कौन, आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये बात बताई किसने, बोर ने।
तो ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था कि क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके चारों कक्षाओं मतलब इसके चारों कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन कैसे घूमते हैं वो नहीं बताया था। तो बोर ने क्या किया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्होंने बताया नाभिक के चारों ओर कहाँ घूमते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। और क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं। मतलब उन्होंने ये तो बताया था इलेक्ट्रॉन घूमते हैं रदरफोर्ड ने, लेकिन किन कक्षाओं में घूमते हैं ये नहीं बताया था। लेकिन ये बात रदरफोर्ड ने बताई कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं। और वो कौन सी कक्षा होती है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उसका कोणीय संवेग। तो इन्होंने एक कोणीय संवेग की बात ला दी, जिससे क्या किया, इन्होंने रदरफोर्ड की मॉडल की कमियां दूर कर दी। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, मतलब ये जो सारी कक्षाएं उन कक्षाओं की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। तो अब ये क्या नई चीज आ गई, h/2 का पूर्ण गुणज हो। तो यही तो बताया था नील बोर नामक वैज्ञानिक थे कि h/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज होती है ये आपकी, कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षाओं में, मतलब किन कक्षाओं में चक्कर लगाए, वही बात। ठीक है, तो देखो ये जो h/2 जो है, ऐसी कक्षाएं क्या कहलाती, निश्चित होती है। ये कक्षाएं कौन सी होती, निश्चित होती है। और इन निश्चित कक्षाओं को हम स्थायी कक्षाएं कहते हैं। मतलब ये जो कक्षाएं होती है h/2 की, जो पूर्ण गुणज होती हैं, वो कक्षाएं क्या कहलाती, स्थायी कक्षाएं कहलाती, निश्चित कक्षाएं होती है। आप देखो कहा गया है, मान लो आपका मान लो कोई परमाणु है आपका, ठीक है, तो उसके चारों ओर की जो कक्षा है, मान लो कोई कक्षा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है। मान लो इसमें m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से इस कक्षा के चारों ओर गति कर रहा है, तो उसका कोणीय संवेग जो होगा जाके वो होगा mvr। ठीक है, कोणीय संवेग क्या होगा, mvr, जहां m द्रव्यमान है, v आपका वेग है किसका, इलेक्ट्रॉन का, m किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का, r किसकी त्रिज्या, कक्षा की। तो बात हुई, यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है, तो उसका कोणीय संवेग क्या होगा, mvr होगा। अब बोर के अनुसार क्या होगा, नील बोर नामक वैज्ञानिक ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा, कोणीय संवेग होना चाहिए h/2 का गुणज। गुणज मतलब उसमें क्या हो गया, n का गुणज, जहां n का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है, मतलब कोई भी मान हो सकता है, मतलब इसके गुणे में कोई भी आ सकता है। यही कहा, पूर्ण गुणज होना चाहिए, आधा मतलब पूरा गुणा होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 n की जगह 1 रख दो तो 1h/2 हो गया, 2 रख दो तो 2h/2, तो यही चीज बताया। ठीक है, तो ये बात हो गई, किसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, आपका h/2 का। तो यही देखो, mvr इसका पता था कोणीय संवेग, और बोर के अनुसार हो गया h/2, तो क्या हो गया, mvr = nh/2, जहां n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। तो क्वांटम संख्या की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें आपको क्वांटम संख्या बताएंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, उस सारी क्वांटम संख्या जो 4 प्रकार की होती है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बात करते पहले कि mvr = nh/2, ये n क्या है, आपका क्वांटम संख्या, जिसका मान 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक हो सकता है। तो ये बात बताई किसने, नील बोर ने, कि mvr = होता है nh/2। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बता दी, mvr = nh/2, h का मान बताया 6.6 अर्ग सेकेंड, या कह सकते हो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। n क्या है, पूर्ण संख्या, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो ये बात हो गई। अब उन्होंने आगे क्या बताया, और देखो क्या बताया उन्होंने, कि प्रत्येक स्थायी कक्षा, जो कक्षा स्थायी कक्षा आपको बताई ना, स्थायी कक्षा कौन सी कक्षा होती है, जो कि h/2 का पूर्ण गुणज होती है, जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, वो कक्षा कैसी, स्थायी कक्षा कहलाती है। ये किसको प्रदर्शित करती है, निश्चित ऊर्जा स्तर को, मतलब ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई थी, क्वांटम संख्या n की बात भी हो गई थी। आप देखो मेन पॉइंट ये समझ लो कि देखो, नाभिक के निकटतम बाई कक्षा n = 1 की ऊर्जा न्यूनतम होती है, और जैसे जैसे स्थायी कक्षा नाभिक से दूर होती जाती है, उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। अब एक बात मेन समझ लो कि विभिन्न स्थायी कक्षाओं को क्रमशः आप 1 2 3 आदि, मतलब कि जैसे ये कक्षाएं हैं, इनकी गिनती आप कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 करके लिख दो, या KLMN करके लिख दो। देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार लिखी गई है, या KLM इसको नाम दे सकते हो, मतलब ये भी बताया उन्होंने। ठीक है, कि आप इन स्थायी कक्षाओं को 1 2 3 इस प्रकार से लिख दो, या आप क्या कर दो, KLM इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इनके नाम लिखने को ये बताया गया। ठीक है, और देखो एक मेन पॉइंट कहा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा को उत्सर्जन किए घूमते हैं। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा को उत्सर्जन किए घूमते हैं। ऊर्जा एक विकिरण में तथा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, मतलब ऊर्जा क्या होती है, विकिरण के रूप में तभी अवशोषित या उत्सर्जित होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक स्थायी ऊर्जा स्तर से दूसरी स्थायी ऊर्जा कक्षा में कूदता है। मतलब कि एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तभी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब मान लो जब यदि कोई इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा से दूसरे मतलब E2 ऊर्जा स्तर में जाए, तो उसकी मतलब जो ऊर्जा क्या हो जाएगी, डेल्टा E = E2 - E1। ठीक है,
मतलब कि बात कही गई, मान लो ऊर्जा स्तर है, ठीक है, तो क्या करे वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए। मान लो पहले की ऊर्जा E1 है, दूसरे की E2, तो वो कब ऊर्जा को उत्सर्जन करेगा, जब वो E2 माइनस E1 में आएगा। तो E2 माइनस E1 इक्वल टू कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, डेल्टा ई। E2 माइनस E1 इक्वल टू आ चुका है डेल्टा ई। डेल्टा ई की जगह हम रखेंगे एच न्यू, जो कि उन्होंने अभी बताया था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में, आप लोगों को बताया ना कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ई की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू, ठीक है, एच न्यू होती ना, जहां न्यू आवृत्ति होती है। तो E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू हो गया। अगर हम यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालें तो E2 माइनस E1 अपॉन क्या हो जाएगा, एच, ठीक है, E2 माइनस E1 अपॉन क्या हो जाएगा, एच। जहां आपकी न्यू क्या है, आवृत्ति, एच क्या है, प्लांक नियतांक, एच E2 क्या है, दूसरी कक्षक त्रिज्या, E1 क्या है, पहली कक्षक त्रिज्या। तो देख सकते हो वही चीज बताया गया कि न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 बटा एच, और ये प्रति सेकंड इसकी क्या है, आवृत्ति का मात्रक आपको पता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज कह तो या सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड कह दो, ठीक है, तो वही बात है सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो वही चीज कहा गया कि जब परमाणु द्वारा डेल्टा ई ऊर्जा अवशोषित होती है तो इलेक्ट्रॉन एक न्यूनतम ऊर्जा स्तर E1 के स्तर से उच्च ऊर्जा E2 में कूदता है, ठीक है। इसके विपरीत जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा E2 के स्तर से एक न्यूनतम ऊर्जा के स्तर में कूदता है तो डेल्टा ई ऊर्जा एक विकिरण के रूप में परमाणु द्वारा उत्सर्जित होती है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप परमाणु के एक अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखा उत्पन्न होती है। देख सकते हो ये KLMN रेखा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यही बात थी आपके नील बोर के परमाणु मॉडल की। उन्होंने क्या किया, ये बता दिया अपने सिद्धांत से कि किन कक्षाओं में आपके ये जो इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा, उन्हीं में ये क्या करेंगे, उन्हीं कक्षाओं में केवल चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बताई MVR इक्वल टू NH/2 पाई वाली। और ये भी बता दिया ऊर्जा का उत्सर्जन कब करेगा, जब वो ऊपरी ऊंची वाली कक्षा से नीची वाली कक्षा में आएगा, E2 से कब E1 में आएगा तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई। तो ये बात भी उन्होंने बता दी, ठीक है। तो ये सारे जो मेन पॉइंट थे जो कि रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, वो किसने बताए, हमारे नील बोर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो यही था कि वैज्ञानिक नील बोर ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाम की मॉडल के दोषों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से दूर किया और निम्न परिकल्पनाएं दी थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बताई थी। तो भाई ये बात थी नील बोर के परमाणु मॉडल की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।